आज के इस समारोह की उत्सव मूर्ति आदरणीय हरिप्रसाद जी, मंच पर बैठे हुए समस्त महनीय अतिथिगण, जैसा संचालक महोदय ने बताया कि इतने सारे पुलिस वालों के बीच में मैं था, ये मेरे लिए नया अनुभव नहीं है। मैं बहुत समय बहुत बड़े बड़े पुलिस वालों द्वारा घेरा गया, धरा गया, बंद किया गया, लेकिन आप सब लोग सेवानिवृत्त हैं। हरिप्रसाद जी को इस बात के लिए बधाई, चूँकि मैं स्वयं शब्दों की आराधना में हूँ, विद्यार्थी हूँ। पहली किताब जब लेखक की आती है, उनकी ये पहली पुस्तक है, मैंने आते ही पूछा और मेरे अत्यंत प्रिय अनुजवत पुष्पेंद्र भारद्वाज इसका माध्यम बने मेरे यहाँ तक आने का। उनका कहना था कि भैया आपको आना चाहिए। पहली किताब जब हाथ में आती है, उसकी पहली प्रति हाथ में आती है, तो लेखक को वही अनुभूति होती है जो मातृत्व के संपूर्ण होने पर माँ के गोद में जब पहली बार बच्चे को दिया जाता है तो ऐसी अनुभूति है। आदमी किताब पलट पलट के देखता है, उसको सूंघता है, स्मेल करता है, बेड के पास रखता है, बहुत देर तक खुद को पलट के, फिर 4-5-6 किताब आ जाती हैं, लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो फिर इस बात पे रहती है कि पैसा कितना मिलेगा, प्रकाशक पैसा कितना देगा। दो विषयों पर, चूंकि समय की सीमा है, मुझे बोलना है। एक तो मैं पुलिस के सभी अधिकारी जिनको मैंने सुना, मैं बड़ा आनंदित हुआ कि एक अत्यंत नीरस कार्य को करने के बाद भी उनमें सरसता बची हुई है। सब में सब बहुत सरस बोले, सबने बहुत मिठास के साथ अपनी बात कही। ये लोक सेवा का पथ है। वैसे राज सेवा तो नहीं कहता, क्योंकि राज बचा नहीं है। कुछ जगह है जहां राज को बचाए रखने की कोशिश है, पारंपरिक रूप से, घरानों के रूप में, लेकिन उनको भी लोक सेवा के मार्ग से ही आना पड़ रहा है। मेरी वोट के माध्यम से ही राजा बनना पड़ रहा है, इसलिए लोक सेवा है, लोक ही चल रहा है। लोक सेवा के पथ पर काम करते करते हमारे यहाँ एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, हमारे कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से, औपनिवेशिक विचार की वजह से, कि हमने उस विभाग को, उस निकाय को और जनता को अलग अलग समझ लिया है। क्योंकि अंग्रेज की कोशिश थी कि वो जो अपने ऑथोरिटेरियन होने के, अपने आधिपत्य के समूह बनाए, जो जगह बनाए, वो इतने भयावह हों कि उनमें सामान्य नेटिव, सामान्य भारतीय प्रवेश करते समय डरे। तो जब भी भारत में कभी पुलिस के किसी काम में जाना पड़ा है, हैदराबाद आपकी एकेडमी में बोलने के लिए मैं कई बार गया, बुलाया गया, तो जब भी पुलिस सुधारों पर बात होती है, प्रकाश जी मुकदमा जीत गए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन किसी राज्य में इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि उसको लागू कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर लीजिए, लेकिन हर मुख्यमंत्री चाहता है कि सुबह सुबह डीजी उसको सलाम मारे। कौन उसको अनुमति देगा? कोई विधायक नहीं चाहता कि एसपी स्वतंत्र हो जाए, तो कौन स्वतंत्र करेगा? वो अलग बात है, वो राजनीति का विषय है। लेकिन नेटिव ने ऐसा बनाया, अंग्रेज ने ऐसे बनाया कि नेटिव अलग रहे और ये व्यवस्था अलग रहे। लोग पूछते हैं कि भरोसा कैसे बढ़ेगा पुलिस में, थाने में कैसे भरोसा बढ़ेगा? अंधेरे रास्ते पर चलती हुई एक लड़की, जिसके पीछे से आवाजें आ रही हो 4 लफंगों की, वो जिस त्वदीय भाव से, जिस समर्पित भाव से हनुमान जी को स्मरण करती है, इसी भाव के साथ वो थाने का रास्ता ढूंढने लगे, तो मान लीजिए कि नेटिव का भरोसा बढ़। परिवार के किसी भी अमंगल या मंगल के समय हमारे घर के मंदिर में रखे हुए शालिग्राम की बटिया पर मेरी 85 वर्षीय माँ, जो अपनी आस्था आरोपित करती हैं कि इनके सामने कह दूंगी तो हो जाएगा, थाने में वो जब भरोसा सामान्य नागरिक को आ जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि लोक सेवा उस जगह पर है जहां उसे पहुंचना चाहिए। लेकिन वो जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने नहीं बनाई है, वो बनी हुई है, ये उस व्यवस्था का हिस्सा थे, अलग अलग पदों पर थे। किसी ने डीएसपी से काम शुरू किया, किसने और नीचे से शुरू किया, किसने और ऊपर से किया, कोई कहीं से रिटायर हुआ, कोई कहीं से रिटायर हुआ। हम सब लोग उस व्यवस्था को मिलते हुए यहां तक आए। तो जब भी किसी पुलिस वाले की, किसी आईएएस अधिकारी की कविता की, संस्मरण की, कहानी की किताब आती है, तो मुझे अतिरिक्त प्रसन्नता होती है किसी सामान्य लेखक के कारण, कि कम से कम ये अधिकारी इतना अच्छा रहा होगा कि रिटायरमेंट के बाद इसके कारनामे की बजाय किताब आई है, लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देखने के लिए। अन्यथा बहुधा रिटायरमेंट के बाद कारनामे आते हैं, या अच्छे कारनामे शब्द को आप खराब मत समझिए, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर शब्द जीवित है, एक व्यक्ति के अंदर अक्षर जीवित है, एक व्यक्ति के अंदर अपने आप को व्यक्त कर देने की बेचैनी जीवित है। यही एक पुस्तक का निर्माण कराती है। मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा, हमारे डीजी साहब ने कहा कि सबको किताब लिखनी चाहिए, और ये बात हमारे यहाँ सदा कही गई है कि हर व्यक्ति की एक कहानी है। हमारे बड़े महान कवि हुए गजानन माधव मुक्तिबोध, उन्होंने कहा कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए
एक पैर रखता हूं तो 100 राहें फूटती हैं। लोग सोचते हैं कि कहानियां नहीं है, हम सबके जीवन में कहानी है, हम सबका जीवन अद्भुत है। इन दिनों मैं अपने पिताजी जो 87 वर्ष के हैं उनकी आत्मकथा पढ़ रहा हूं। उन्होंने 400 पेज में अपनी आत्मकथा लिखी है। वो सामान्य एक बहुत ही, जैसा आपने बताया, उससे भी एक नीचे घर में पैदा हुए, काफ़ी कष्ट में पैदा हुए, बड़ी मेहनत से पढ़े, प्रोफेसर हुए। उसके बाद हम सब बच्चों को पढ़ाया, हम सब पांचों, भगवती की बड़ी कृपा रही, जिनमें कोई वाइस चांसलर बना, कोई कुछ बना, सबके उन्होंने विवाह अच्छे से किए। नेक्स्ट अगली पीढ़ी और आगे गई, जो अगली पीढ़ी हमारी बच्चों की आई है वो हमसे भी आगे जा रही है। तो मूलतः एक व्यक्ति का संघर्ष है। जब सचिन ने भाषण दिया तो मैं स्वयं को सचिन में आरोपित करके देख रहा था, क्योंकि बहुधा माँ कृतज्ञता के ज्ञापन है। माँ के प्रति बहुत कविताएं लिखी गई हैं। आप पूछिए माँ पर कविता, सबको याद है। आप इनसे पूछिए पिता, पिता पर कविता नहीं है। और पिता घर की वो कड़ी है, पिता घर की वो रीढ़ है जो बोलता नहीं है लेकिन चुपचाप तपता रहता है, चुपचाप करता रहता है, लगा रहता है उस घर को खड़ा करने के लिए। माँ घर का भावुक चेहरा है और पिता घर का कर्तव्य पथ है। मेरा एक मित्र था ओम व्यास उज्जैन का, उसकी कविता की पंक्ति थी, पिता है तो लोरियां हैं, कंधे हैं, थपकियां हैं, सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। यह जो संकल्प बच्चे के अंदर आता है, जो आत्मविश्वास आता है, ये पिता के कारण आता है। और बहुधा हम पिता की तरफ कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते, हम बोलते ही नहीं। हम माँ से बहुत बोलते हैं। आपने हिंदी फिल्मों में भी माँ पर 1000 गाने सुने होंगे, पिता पर आपको एक गाना नहीं मिलेगा। पिता ने पुत्र के लिए गाना लिख दिया, ये ठीक है, बल्ला साहनी ने गा दिया, तुझे सूरज कहूं या चंदा, लेकिन सूरज ने पिता के लिए कोई गाना नहीं कहा, चंदा ने पिता के लिए कोई गाना नहीं किया। आप भाषा में देखिए, आप माँ कहते में मुंह खुलता है, माँ यानी कि जिसके आगे मुंह खुल जाता है, माँ। अब बाप कहिए, बाप बंद हो गया, सामने पहुंचते ही मुंह बंद हो गया। तो एक पिता के रूप में, एक लेखक के रूप में और एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने संस्मरणों को लिखा है। मैं निश्चित रूप से, चूंकि मैं आज भी 50 पेज पढ़े बिना सो नहीं पाता हूँ, नींद नहीं आती है, तो ये तो पुस्तक मैं निश्चित रूप से 1-2 दिन में ही, हो सकता है इस यात्रा में वापस लौटते में ही, और आज रात ही उसे पूरा पढ़ के आपको फ़ोन करूँ। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, आप अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे अधिकारी रहे हैं, इस बात से तय है कि मुझे लाने के लिए पुष्पेंद्र ने बड़ा प्रयास किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी के स्नेह में इतने हजारों लोग एक हॉल को भर के बैठे हुए हैं, यह गवाही है। आपका सेवा में आना आपके अच्छे बुरे होने की गवाही नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद कितने लोग खड़े, मुझे मंच के लोग क्षमा करेंगे, मैं ऐसे बहुत सारे, मैं जहां रहता हूं, भारत का एक बड़ा महंगा शहर है जहां रहता हूं, वहाँ भारत भर के पूरे उत्तर पट्टी के जितने भी, जिसके पास भी किसी भी तरीके का पैसा ज़्यादा आ गया वो वहाँ रहता है। तो मैं वहाँ अक्सर देखता हूँ, 5 घर दूर रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं, 6 घर दूर एक रिटायर्ड डीजी रह रहे हैं। ये सब वो लोग थे जिनके दरवाजे पर 10 गाड़ियाँ थीं। ये सब वो लोग थे जिनके चारों तरफ, जिनका सूरज ही नहीं अस्त हो रहा था। और उनमें से केवल उन लोगों के चारों तरफ लोग बचे जो अधिकारी होने के अलावा मनुष्य भी थे, जिनके अंदर मनुष्यता भी थी। इस लोक सेवा में, इस राज्य सेवा में, इस कर्तव्य पालन में किसी इस प्रकार की इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि मनुष्यता का लगातार ह्रास होता चले। आप सामान्य व्यक्ति की संवेदना से कटते हुए चलें, क्योंकि वो अनवरत हो रहा है और वो लगातार हो रहा है। लेकिन आपके सारे थानों में जो एकमात्र लोक देवता पूजे जाते हैं वो हनुमान जी हैं। पुलिस वालों के देवता हैं वो। वैसे भी उन्हें अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। सबसे ऊपर बैठे हैं हनुमानगढ़ी में, पूरी अयोध्या नीचे है, एक ही टीला है, उसके ऊपर वो बैठे हैं। जैसे आपके यहाँ पोस्ट ऊपर बिठाई जाती है जहाँ से देखता रहता है एक पुलिस वाला, तो वो आपके आराध्य देवता है। अगर मैं हनुमान जी के मिथक से ही पुलिस सर्विसेज के विषय में बात करूं, चूंकि आप बहुधा सभी पुलिस सर्विसेज के लोग बैठे हैं, एक ही बीच में IAS फंसे हैं, बाकी तो सब उनका भी संबंध निश्चित रूप से पुलिस वालों से लगातार बढ़ता रहा है। हनुमान की, मुझसे अभी मैं कहीं गया था बोलने के लिए, तो प्रश्न आते हैं 3 दिन के संभाषण में। तो किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि राम जी की सहायता तो सुग्रीव ने ज़्यादा की थी, फिर मंदिर हनुमान के क्यों ज़्यादा बने? आपके मन में भी आया होगा, सुग्रीव जी का तो कहीं नहीं बना। अयोध्या में जरूर एक सुग्रीव किला है, बाकी तो कहीं सुग्रीव जी का कोई मंदिर नहीं है। क्योंकि सुग्रीव की जो सेवा है, सुग्रीव की जो मैत्री है, वो ट्रीटी है, वो सेवा नहीं है। आप मुझे मेरा राज्य वापस दिला दो, मैं आपकी अपहृत पत्नी के सुराग ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, ये ट्रीटी है, ये मैत्री में परिवर्तित हो गई। लेकिन बिना प्रश्न के लगातार
लोक सेवा के लिए, जनार्दन की सेवा के लिए, जनता भी तो जनार्दन ही है और जनार्दन ही राम है, उसकी सेवा के लिए बिना प्रश्न खड़े रहने वाला व्यक्ति हनुमान है। इसीलिए वो लोक पूजित है, इसीलिए वो जगत पूजित है। इसीलिए हर थाने में उनकी आपको मूर्ति दिखाई देती है, हर कोतवाली में उनका विग्रह आपको विराजित दिखाई देता है। तो यह जो पुलिस का पथ है भारत में, ये बनाया हुआ, चाहे हमारा ब्यूरोक्रेसी में, चाहे एएस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, ये बनाया हुआ अंग्रेजों का है। और अब समय आ गया है, चूंकि सोशल मीडिया है, माइक्रो कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है। पहले बात होती तो पता नहीं चलती थी, पहले बात होती थी तो पहुंचती नहीं थी लोगों तक, केवल अखबार था। अभी इस हॉल में मेरे मुंह से कुछ अच्छा या बुरा निकल जाए, अगले 3 मिनट बाद भारत के हर मोबाइल पे वो बात होगी। वहां बोलते हुए कुमार विश्वास ने यह कहा, यह हर जगह बात होगी, तुरंत वो बात पहुंच जाएगी, उस पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। इसका मतलब क्या है, अब आप जनता के फिल्टर से, जनता के लेजर से बाहर आप निकल नहीं सकते, आप अनवरत हैं और काई अभी जड़ी हुई है पुरानी वाली, तो उसके बीच के संघर्ष में रास्ता निकल रहा है। और ऐसे समय में अपनी शुचिता बनाए रखना, अपनी पवित्रता बनाए रखना और उसके साथ सेवानिवृत्त होकर इतने लोगों का स्नेह पा लेना, अपने सहयोगी, अपने वरिष्ठों का, अपने साथ के लोगों का आशीर्वाद पा लेना, यही इस बात का प्रतीक है कि आप अच्छे अफसर रहे, आपने अच्छा काम किया, लोगों में आपकी अच्छी चाहिए। क्योंकि हम सब चीजों के लिए, देखिए, अगर आपको यह पता है कि आपका जीवन का हेतु क्या है, तो 60 वर्ष बाद भी वो नहीं बदलेगा और 82 साल बाद भी नहीं बदलेगा। जिनको नहीं पता वो कन्फर्मेशन में नहीं है, और ये जिसको तय हो गया है, मैं पूरा, जो कलयुग की सबसे बड़ी समस्या संशय है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग रूपी वृक्ष पर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है ना। शुरू में ही कह देते हैं, हमारा संशय नहीं नष्ट हो रहा है कि हमें होना क्या है। मुझसे भी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे विषय में ज्यादा चिंतित, मुझसे ज्यादा चिंतित लोग मुझे मिलते हैं, तो मुझसे कहते हैं आपको ये हो जाना चाहिए था, आपको ये हो जाना चाहिए था। आपने तय किया कि आपको अच्छा पिता बनना है। सचिन ने जो संस्मरण सुनाया वो एक डीएसपी के लिए, एक अधिकारी के लिए कोई कठिन संस्मरण नहीं है। 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगनी है, एक गाड़ी लगनी है, बच्चे चले जाएंगे, जहां जाओगे वहां बिठा दिए जाएंगे। हम भी जाते हैं प्रोटोकॉल में, हमें भी पता है, जब कप्तान से कह दिया रहता है, कप्तान साहब सब व्यवस्था कर देते हैं। वो तो चीता ही उनके कहने पर नहीं आता, वरना चीता को भी बुला लाएं जवाई डैम में, क्या आप कुमार विश्वास जी आए हैं, दिखा लो। और कई बार अति उत्साही कलेक्टर और एसपी ऐसा कहते भी हैं। सवाई माधोपुर के कप्तान को एक बार फोन करा किसी काम से, उसने कहा भाई साहब आप आए नहीं। मैंने कहा वो दिखता तो है नहीं शेर। अरे भाई साहब आप आओ, चाहे मैं बांध के लाऊं, पर मैं आपको दिखाऊं। तो ये जो आत्मविश्वास उसके कारण आया है, अंदर आया, अधिकार भाव की वजह से आया है। लेकिन निष्प्रह होकर वह काम करना, यही आपको इस योग्य बना रहा है कि आप यहां बैठे हैं। संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, पार्टियों के लोग यहां पर बैठे हैं, जो कांग्रेस में ये पुष्पेंद्र काम करता है, भाजपा में भी जो लोग काम करते हैं, अन्य संगठनों में काम करते हैं, ब्राह्मण संगठनों में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हैं, वहां भी अगर यह बात आ जाए कि सेवा निष्प्रह है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो बंदर लंका में लड़ने के लिए गए, लंका में नष्ट होने के लिए गए, उन्हें पता नहीं था कि मारे जाएंगे कि बचेंगे, उन्हें पता नहीं था कि कुंभकर्ण कितनों को खाएगा, मेघनाथ कितनों को मार देगा, रावण कितनों को जला देगा, उन्हें नहीं पता था। उन बंदरों को अयोध्या का राशन कार्ड भी नहीं चाहिए था, उन्हें कोई वहां का कोई काम, उन्हें कोई अलॉटमेंट नहीं कराना था। यहां तो कोई, मैंने एक फिल्म लिखी थी अभी 4-5 साल पहले, उसको फिल्म फेयर भी मिला था, 10वीं, कुछ लोगों ने देखी होगी, अभिषेक बच्चन की। उसमें एक मैंने डायलॉग लिखा तो कुछ लोग नाराज हो गए, 2-4 मुकदमे भी हो गए, तो 100-150 हैं तो 2-4 और हो गए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वकील जाते रहे। तो उसमें वो अभिषेक बच्चन जो कैरेक्टर हैं, वो एक भ्रष्ट नेता हैं और उनको जेल हो जाती है किसी एक घोटाले में। तो जब वो जेल में जा रहे होते हैं तो जेलर उनकी बड़ी सेवा करता है और कहता है कि मैं तो अब यहाँ से हट भी गया, मेरी पार्टी भी हार गई, फिर सेवा कर रहा है। तो वो अपने सेवक से कहते हैं कि क्यों सेवा कर रहा है, तो वो कहता है हुजूर मैं तो इसलिए सेवा कर रहा हूँ, आपका प्रशंसक हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देख यो इंडिया से है, उसमें थोड़ा सा भाषा ऐसी हरियाणा की है जिस पर लोगों को विवाद हो, मुझे तो करेक्टर से बुलवाना था, मेरा कोई अपराध नहीं था। तो मैंने उसमें एक डायलॉग लिखा था, यो इंडिया से है, इसमें सरकारी अधिकारी काम करने की रिश्वत ले हुए और काम ना करने की तनख्वाह। हमने एक मानक बना लिया है कि लोक में रहते हुए अगर कोई काम कर रहा है तो वह अतिरिक्त प्रशंसा, अतिरिक्त आदर का विषय है, जबकि लोक में होना, काम करना, आपको यह काम करने का अवसर मिला, यही सौभाग्य है। आप जिस ढाणी में, जिस गांव में, छोटी सी जगह पर पैदा हुए, आपने, एक व्यक्ति ने कितने प्रकार के लोगों को आगे पहुंचाया, कितने, जो एक निरीह व्यक्ति न्याय की आशा में आपके थाने में आकर खड़ा हुआ था, आप जब आप कप्तान थे आपके आकर खड़ा हुआ था, जब आप आईजी थे आपके यहां खड़ा हुआ था, आपने उसके मन में आस्था पैदा करी कि न्याय अभी है।
अभी पीछे कोई सज्जन मुझसे बात कर रहे थे जब मैं आया था, वकीलों का कोई संस्थान चलाते हैं, तो मैं उससे यही कह रहा था कि ये देश है जहां अखबार की और कचहरी की आज भी इज्जत है। निपट गांव का आदमी जो ना यूक्रेन जानता है ना भारत पाक विवाद जानता है, वो भी झगड़ा हो जाने पे दो बातें जरूर कहता है, कचहरी तक खींचूंगा तुझे, और एक नाराज होकर यह कहता है कि तेरा राम जी न्याय करेंगे। भगवान में उसकी आस्था है, वकील में उसकी आस्था है। तो संस्थानों की गरिमा बिल्डिंगों पर नहीं है, संस्थानों की गरिमा मनुष्यों पर निर्भर है कि वे स्वयं कैसे हैं, क्योंकि संस्थान में मनुष्यों के बनाए हुए हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो साहित्य हो, और चाहे वो नौकरशाही हो। आप मनुष्य के रूप में उस संस्थान में कितना योगदान दे रहे हैं, इस बात पर निर्भर है। चुनाव आयोग तो खूब आते हैं, खूब जाते हैं, खूब आरोप लगते हैं। ये विपक्ष में तो आरोप लगाते हैं चुनाव में धांधली हो गई, जिन जिन सीटों पर जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक काम करती है, इनकी सब सही चलता है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग में आज भी देश में एक चुनाव आयुक्त को लोग याद रखते हैं कि वो एक चुनाव आयुक्त आया था, और उस जमाने में चुटकुले चलते थे। हम कवि सम्मेलनों में इन बातों के चुटकुले सुनाया करते थे इसी बिड़ला सभागृह में, कि वो एक विशेष प्रकार की साड़ी पहन के प्रत्याशी की पत्नी आई, तो प्रत्याशी ने कहा भाई तू साड़ी बदल दे। बोले क्यों? बोले ये पार्टी के झंडे का रंग है, स्टेशन पैसे जोड़ देगा इसके भी। ये चुटकुले चलते थे। वो आदमी हर जगह नहीं गया, लेकिन उसने एक नैतिकता तैयार की। तो संस्थानों की गरिमा भी मनुष्य तैयार करते हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपने अधिकारी के रूप में पुस्तक लिखी, और मैं आशा करता हूं कि इसके अतिरिक्त भी आप और पुस्तकें लिखेंगे, लगातार लिखेंगे। मैं भी स्वयं इसे पढ़ूंगा, इसे लोगों को इसके लिए संस्तुत भी करूंगा कि लोग पढ़ें। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चूंकि वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हालांकि सेवा की निवृत्ति कुछ होती नहीं है, सेवा तो अनवरत जारी रहती है, सेवा का स्वरूप बदल जाता है। भारत ने बना दिया है कि सेवानिवृत्ति है, चूंकि अंग्रेजों की कल्चर थी कि रिटायरमेंट में वो एक दूसरी जगह जाके कंट्री साइड में घूमते थे, हैट पहन के शिकार करते थे, मछली मारते थे, बत्तख मारते थे। भारत तो अंतिम सांस तक काम करने वाले कर्मयोगियों का देश है। यहाँ तो आखिरी सांस तक आदमी का, यहाँ तो लगातार आदमी लिखता है, पढ़ता है, काम करता है। और मैं आशा करता हूँ कि कम से कम पुस्तक लिखने का काम ये करेंगे। एक वादा मैं करता हूँ कि जितने महनीय यहाँ लोग बैठे हैं, उनमें जो भी आत्मकथा लिखेगा उसके विमोचन में मैं आऊँगा, आप बेफिक्र रहिए। पर कोशिश करिए कि आत्मकथा में सत्य लिखें। आत्मकथाएं बहुधा आत्मश्लाघा से भरी हुई मिली हैं। हमारे देश में बड़ा चलन पड़ गया है कि एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा बच्चा 17 साल का, 16 साल का, गांधी को गाली देने लगता है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी ऐसा करता था, गांधी ऐसा करता था। तो मैं बच्चों से पूछता हूं, बेटा कहां से सुना? तो अधिकतर तो उसी विश्वविद्यालय से सुनते हैं जिसका जिक्र संचालक जी ने किया। वो भी नाम मैंने ही दिया था एक जमाने में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वहीं से पढ़े हुए लोग हैं। कुछ जो सचमुच के पढ़े लिखे वो कहते हैं कि अरे उनकी आत्मकथा में लिखा हुआ है। तो मैं उनसे कहता हूं भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। जो आदमी सत्य के प्रति इतना समर्पित था कि उसने अपने अंदर की खराबी भी, अपनी कमजोरियां भी पंजे पर लिख दी, वो सत्य के लिए कितना लड़ा होगा, वो सत्य का कितना बड़ा सारथी रहा होगा गांधी। तो सत्य के प्रयोग आप पढ़िए तो वो गांधी की समस्त दुर्बलताओं का आईना है। अपनी बात कह देना। हमारे एक बड़े महाकवि थे, दिवंगत हो गए, पद्म भूषण, मेरे बड़े आदरणीय थे, नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी, 92-93 वर्ष की आयु में। तो जब वो 85 वर्ष के थे तो मैं उनसे बहुत मजाक करता था। मैंने कहा दादा अब ऑटोबायोग्राफी लिख दो, मैं बैठ जाऊंगा, मैं लिख दूं। तो उनका सब जानते थे कि थोड़ा सा उन्हें दो तीन प्रकार के आनंद रस रहते थे उनके जीवन में, प्रेम बहुत ज्यादा था उनके जीवन में, हर शहर में प्रेम था। तो मैं उनसे अक्सर कहता था कि दादा अब आत्मकथा लिख दो। तो वो बड़े मजाक में मुझसे कहते थे नहीं अभी रुक जा, अभी उनमें 2-3 जिंदा हैं यार, अभी नहीं लिख सकता। तो मैं उनकी साफ गोई का इतना कायल होता था, उनकी साफ गोई का कि देखो कितने निर्मल मन के और कितने सीधे कह देने वाले व्यक्ति हैं। अभी जो आत्मकथाएं आ रही हैं, मैं जनरली देखता हूं, मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, पिछले दिनों मैंने लगभग 2-3 सालों में 10-12 आत्मकथाएं पढ़ी जो चर्चा में रहीं। उनमें से अधिकांश के तो राजनीतिक उद्देश्य थे, क्योंकि उनको समस्त नैतिकताएं तभी याद आई जब वो पार्टी से निकाल दिए गए या प्रासंगिक हो गए या कहीं नहीं रहे। जब वो उस व्यवस्था का हिस्सा रहे, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं करा। आत्मकथाएं निर्मल हो, अपने मन का सारा मलिनता, अपना दुख, अपना कष्ट, अपना संघर्ष ज्यों का त्यों रख सकें तो समय भी ठीक आकलन कर पाएगा और उससे हमारी नई पीढ़ी का मनोबल भी बढ़ पाएगा। मैं इस पुस्तक के प्रकाशन पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपका इतना विराट अनुभव, क्योंकि जैसे ही संचालक जी ने, वो हमारे उद्घोषक जी ने जिन्होंने समीक्षा पढ़ी थी,
उन्होंने वो संस्मरण पढ़ा, मैं बैठा हुआ एकदम जिसे कहते हैं सन्नाटे में चला गया, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ ठीक यही बातें हुई हैं। संघर्ष के भी समय बदलते हैं। आपका संघर्ष दूसरा था, सचिन का संघर्ष दूसरा है, सचिन के बच्चों का संघर्ष दूसरा है। मेरे बच्चों का यही संघर्ष है कि डीपीएस की बस एक गली दूर रुकती थी। हाँ, ये संघर्ष है। अरे डोंट यू नो, घर पे नहीं, हम नहीं जाते थे कार से, वी हैव टू कैच द बस। ये संघर्ष है उनका। और निश्चित रूप से उनके बच्चे इस संघर्ष में आंसू बहाएंगे कि माँ बाप ने कितना संघर्ष किया, एक गली दूर जाना पड़ा। मेरा संघर्ष यह है कि नीम का थाना में कवि सम्मेलन पढ़ने के लिए या कोटपुतली कवि सम्मेलन पढ़ने के लिए मोरी गेट से जो मैं बस पकड़ता था, उसमें यही संघर्ष था कि अगर कोने की सीट मिल गई तो संघर्ष समाप्त, के सो के चले जाएंगे। जो अगली पीढ़ी का कवि आ रहा है उसका संघर्ष है, भाई साहब 10 साल तक कॉमर्शियल में चले तब जाके चार्टर मिला हमको। उनका फ्लाइट का संघर्ष है। तो संघर्ष अलग अलग पीढ़ी के अलग अलग होते हैं। अब मैं, पुष्पेंद्र बैठा ये हंस रहा होगा, इसके यहाँ भी पार्टी में ऐसा ही है कि भाई अलग पीढ़ी के अलग अलग संघर्ष है। तब के नेता का अलग था, आपके नेता का अलग है, उन्हीं को संघर्ष कहा जाता है। तो आपके संघर्षों से सचिन के बच्चों की पीढ़ी को कि दादा ने क्या संघर्ष किया, उनको 2 बातें मिलेंगी जो इस देश को पता नहीं चली। 75 साल 80 साल होने पे इस जनता को यह पता नहीं चली कि आज़ादी मिली कैसे। अभी 5-6 दिन पहले एक नापाक हरकत देश में हुई है और मैं आशा करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है भारतीय नेतृत्व पर, भारतीय जनता पर, हमारी एकजुटता पर, कि हम विश्व को ऐसा संदेश देखेंगे, वो स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे पीढ़ियों तक कि हमने बदला लिया। लेकिन जितने हल्के तरीके से वो लिया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि आजादी के संघर्ष का अभ्यास नहीं है, आजादी के संघर्ष के बारे में पता नहीं है हमें संघर्षों की। और मैं कई बार आश्चर्य भी करता हूं कि षड्यंत्र पूर्वक इसको बाहर निकाला जा रहा है क्या। ये मौका नहीं है इस बात को बोलने का, नायास याद आ गई है तो मैं बोल देता हूं, क्योंकि इन बातों के लिए मैं कुख्यात हूं कि मैं बोल ही देता हूं, चाहे संदर्भ हो चाहे ना हो। 1952 में एक फिल्म बनी इस देश में, जागृति, जिसमें एक बंगाल के अभिनेता ने अभिनय किया, अभी भट्टाचार्य ने, जिसमें बंगाल के एक संगीतकार ने संगीत दिया, हेमंत कुमार ने, जिसमें मंदसौर मध्य प्रदेश के बदनावर के पास के एक कवि, बड़नगर के कवि थे प्रदीप जी, उन्होंने लिखा और गाया। उस फिल्म में जो जो कहा गया वो आज तक उस पर कोई प्रश्न नहीं हुआ। पूरे देश ने माना कि शिवाजी स्वतंत्र समर के लिए लड़े, किसी ने नहीं कहा कि वो तो अपनी अपनी लड़ाई थी जी, रियासतों की लड़ाई थी जी। एक औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए आपने पूरी ज्ञान परंपरा को एक तरफ रख दिया। पूरे देश के 150 करोड़ लोगों तक ये 33 करोड़ से होते हुए गाना पहुंचा। ये देखो, ये राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन ढाला बर्ची ढाल कृपाणों पर, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों पर, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। हमने गाया। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, 26 जनवरी 15 अगस्त पर हर बार गाते थे। पर आज मुझे लगता है कि मैं इसे किसी कार्यक्रम में गवा दूं तो 4 आदमी उठ के ना चले जाएं कि औरंगजेब के खिलाफ गीत गवा रहे हैं, अकबर के खिलाफ गीत गवा रहे हैं, ये तो फला पार्टी के हो सकते हैं। जब हमने अपने राष्ट्रीय नायकों को, चरित्रों को भी इन बातों पर रख दिया कि ये इनसे पार्टियां प्रभावित होंगी, दल प्रभावित होंगे, यहां से हमारा इतिहास बोध और हमारी तात्कालिक दृष्टि दूषित होनी प्रारंभ हुई। ऐसे समय में सामने बैठे हुए जो विद्वान लोग हैं, जो लिखने पढ़ने वाले हैं, और आप जैसे लोग जिन्होंने पुस्तक लिखी है, और बाकी जो लिखने वाले हैं, इन सबकी जिम्मेदारी है कि निर्भीक सत्य लिखें, एकदम सच लिखें। देखिए, आप सब गजटेड अफसर थे, आप सब रिटायरमेंट के बाद भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, आपका स्वास्थ्य भी जिम्मेदारी है, आपको पेंशन देना भी जिम्मेदारी है, आप जीवन जी सके इस बात के लिए सबकी राजस्व की जिम्मेदारी है कि वो आपको करे। लेकिन मेरा मूल कार्य क्या था और मैं किस कार्य के लिए नियत हुआ था, अगर ये बात हम सब पता कर लें तो जीवन सरल हो जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहाँ उपदेशात्मक मुद्रा में हूँ या मुझे अतिथि के रूप में इन महनीय लोगों ने बुलाया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जी के देखा है। बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते रहे, पार्लियामेंट चले जाओ, केंद्रीय मंत्री बन जाओ, 4 बार भी मंत्री रह लो और जिंदगी भर सेंट्रल हॉल की दलाली करो, तब भी मुकेश अंबानी नहीं बन सकते। और मुकेश अंबानी 200 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के ट्यूशन लगा लें, वो कुमार विश्वास नहीं बन सकते। डेस्टिनी हैड डिजाइन्ड मी टू बी कुमार विश्वास। नियति ने मेरा ऑटोमेशन किया है,
नियत ने मेरे डीएनए को ठीक से चलाया है कुमार विश्वास बनने के लिए। मेरे और मुकेश भाई के बीच इतना समझौता होना चाहिए कि वो बहुत बड़ी गाड़ी में चलते हैं, मैं भी एक गाड़ी में चल सकूं। उनको 10 खाना खिलाने वाले हैं, मेरे यहाँ भी एक खाना बनाने वाला हो, और उनके पास इतनी भाषा हो कि जब वो अपने शेयर होल्डर्स को साल में एक बार संबोधित करें तो कंपनी की प्रगति के बारे में कम्युनिकेट कर सकें, अपने शब्द कह सकें। इससे ज्यादा की पैसे की हवस मुझे मरवाएगी और इससे ज्यादा बड़ा कम्युनिकेटर बनने की हवस उनका धंधा डुबोएगी। दोनों ही नुकसान में आ जाएंगे। यह जो किंग कर्तव्य मूढ़ अवस्था है, जैसे कहते हैं ना अर्जुन के पास जो थी, ये जो अवस्था है ये सरकार में है, ये नौकरशाहों में है, ये पत्रकारों में है, हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों में है। 150 करोड़ लोग एक बात नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मूल उद्देश्य ही ये है कि हम लोगों के बीच झगड़ा हो, केवल मूल उद्देश्य है। और यह बात भी सत्य है कि बाहर से आने वाली कोई आंधी इतनी ताकतवर नहीं है कि जब तक अंदर के कुछ लोग दरवाजा ना खोलें अंदर से, तब तक वो अंदर आ पाए। यह भी सत्य है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना है हमको। जिन्होंने दरवाजा खोला है उनके हाथ इस स्थिति में पहुंचा देने हैं कि वो दरवाजा खोलने लायक ही ना बचे। ये पहली जिम्मेदारी है। लेकिन हम एक दूसरे से लड़ मरे, ये पाकिस्तान के मंसूबे सफल करने जैसा है। 150 करोड़ लोग एक साथ होने चाहिए। जो मैं कहता हूं कि आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। तो आपने पुस्तक लिखकर केवल अपने लिए काम नहीं किया है, आपने हर उस राजस्थान के, भारत के कोने में पड़े हुए सामान्य से बच्चे को, जिसने सड़क से गुजरती हुई कप्तान की गाड़ी को देखकर यह सोचा हो कि यह सपना मेरे लिए असंभव है, कहां मैं कहां ये, आपने उसके बीच पुल बनाया है। आपने उसे कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, मैं एक गरीब परिवार में, एक सामान्य परिवार में रह के बेटा ये कर चुका हूं, तू तो फिर भी ठीक है, कर ही देगा, तुझसे तो हो ही जाएगा। तो ये पुस्तक असंख्य बच्चों के जीवन में आशा का संदेश लाए, और मैं उस उत्सुकता को समझता हूं जो किताब के विमोचन पर होती है एक लेखक को, और मैं आपके आनंद मुद्रा को भी समझता हूं। ईश्वर आपकी ये हंसी इसी तरह बनाए रखे, आप इसी तरह लिखते रहें। और फिर मैं कहूँगा, मुझे आज सबसे ज़्यादा जो आनंद आया वो सचिन का भाषण सुन के आया। एक टेक्नोक्रेट होने के बावजूद, एक कंप्यूटर्स का विद्यार्थी होने के बावजूद भी उसने इस संवेदना को पकड़ा, और हम सब वो बच्चे जो कभी पिता से नहीं बोल पाते, उनकी एक भावना को यहाँ बल दिया। उसे भी बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सब ने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से प्रिय अनुज पुष्पेंद्र को बहुत आशीर्वाद कि उसने एक अच्छे समारोह में मुझे बलपूर्वक यहाँ लाने का उपक्रम जुटाया। इसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा। बहुत